आज हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10th में भी गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस एक कंट्री है और यूरोप में आती है। फ्रांस एक कंट्री है, यूरोप में आती है। आप देख सकते हो मैप में, देखिए देखो, यूरोप कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर एक कंट्री, उस कंट्री का नाम है फ्रांस। ये कंट्री है फ्रांस और ये यूरोप का कॉन्टिनेंट है ना। और ये यूरोप है, तो बताओ एशिया कहाँ पे है? तो आप बोलोगे एशिया, ये है पूरा, ये एशिया है। अच्छा बताओ, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये है अफ्रीका। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है फिर? तो ये है ओशिनिया। लोग इसको ऑस्ट्रेलिया नाम से जानते हैं, रियल में है ये ओशिनिया। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो ये है साउथ अमेरिका। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये है नॉर्थ अमेरिका। यहीं पर एक कंट्री पड़ती है, इस कंट्री का नाम है यूएसए, है ना, सबसे पावरफुल कंट्री। और फिर इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो यहां से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक खतरनाक रिवॉल्यूशन हुआ था। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, है ना। एक ऐसा आंदोलन जो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लेके आया पूरी दुनिया में, उसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ऐसे छोटे मोटे आंदोलन तो होते रहते हैं, लेकिन जो फ्रांस में हुआ वो थी क्रांति, और एक क्रांति ने सबको बदल के रख दिया। चाहे वो एशिया में कंट्रीज हो, चाहे अफ्रीका में, सब के सब इफेक्टेड हुए हैं ये चैप्टर से, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। एक बात याद रखना, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, और फ्रांस में हुई थी। कब हुई थी? कब हुई थी? तो हुई थी ये 1789 में। मतलब कब की घटना है? लगभग 100-150 साल पहले। और पीछे चले जाओ, अभी हो रहा है 2025, है ना। और 1789 में माइनस कर लो, 15 में 9 गया, कितना बचा? 6, 11 में 8, 3, यहां पर बचा 9, 9 में 2, 236 साल पहले की घटना है। 236 ईयर पीछे चले जाओ तो एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही होगी। टाइम मशीन से डोरेमोन से ले आओ और चले जाओ 236 साल पहले, तो आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता हुआ दिखेगा। और इसमें हुआ क्या था? तो इसमें जो मिडिल क्लास वाले लोग थे, उन्होंने ये रिवॉल्यूशन किया था। प्रॉब्लम उन्हीं को हो रही थी सबसे ज्यादा। और प्रॉब्लम करने वाले लोग कौन थे? तो इसमें नोबल, क्लर्जी, ये सब थे। अभी मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखनी है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ? 14 जुलाई 1789 को। ये डेट याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी अगर बोला जाएगा कि फ्रेंच डे कब होता है, तो 14 जुलाई 1789 में। इसी में मोदी जी को बुलाया गया था, फ्रांस का डे था और मोदी जी को बुलाया गया था इनॉग्रेशन वगैरह करने के लिए, है ना। और हुआ क्या था? देखो, 14 जुलाई 1789 में एक अफवाह फैला दी किसी ने। अफवाह यह फैला दी कि फ्रांस की गवर्नमेंट जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं उन पर हमला करने वाली है, उनको तबाह कर देगी, रातों रात खत्म कर देगी। तो मिडिल क्लास में 7,000 लोग थे, उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने बोला कि एक सिटी है बेस्टाइल, फ्रांस में एक सिटी है, उसका नाम है बेस्टाइल। उन्होंने बेस्टाइल पे जाके हमला बोल दिया और वहां पे जितने हथियार थे इकट्ठा कर लिया। अच्छा बताओ, इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी है? इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी है? अगर इंडिया की बात आएगी तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी किस सिटी को दी जाएगी? कोई अंदाजा है? न्यू दिल्ली को। किसको? न्यू दिल्ली को, क्योंकि न्यू दिल्ली में हमारा कैपिटल सिटी है। न्यू दिल्ली में प्रेसिडेंट बैठते हैं, न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, न्यू दिल्ली में पूरा कैबिनेट बैठता है, न्यू दिल्ली से पूरा इंडिया कंट्रोल किया जाता है। वैसे ही फ्रांस में एक जगह थी, उसका नाम था बेस्टाइल। वहां पर फ्रांस के राजा लुई 16 रहते थे, है ना। और वहीं पर पूरा पावर थी जिससे पूरा फ्रांस चलता था। फ्रांस को अगर कंट्रोल करना होगा तो कहां से कंट्रोल करेंगे? इस जगह से। जगह का नाम है बेस्टाइल। इस बेस्टाइल से पूरे फ्रांस को कंट्रोल किया जाता था। इसी बेस्टाइल में फ्रांस के हथियार रखे थे। और फ्रांस जहां पर हथियार रखते हैं वो बहुत खतरनाक जगह होती है। अगर हथियार गलत हाथों में चले गए तो फिर समझ लो खून खराबा हो जाएगा, है ना। कभी भी तिजोरी की चाबी या फिर हथियारों की जहां पर रखे रहते हैं वहां की चाबी किसी को नहीं दी जाती, भरोसेमंद आदमी को दी जाती है। लेकिन फ्रांस में ये जो 7,000 लोग थे मिडिल क्लास में, ये लोग बेस्टाइल पहुंच गए, हमला कर दिया, यहां से हथियार छीन लिए और यहीं पे विद्रोह हो गया। 14 जुलाई 1789 को किया किसने? किसने किया? मिडिल क्लास ने। क्यों किया पता है? किसी ने अफवाह फैला दी थी कि गवर्नमेंट मिडिल क्लास वालों को निपटा देगी, मार देगी, आर्मी लगा के चारों तरफ। इसीलिए आंदोलन हो गया। ये आपके एनसीईआरटी का पहला पेज है, जो कि नहीं होना चाहिए। पहले ये बताना चाहिए कि रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ। ये तो जस्ट क्या था, चिंगारी पहले से लगी हुई थी, जस्ट आग लग गई, है ना। तो ये मैंने आपको बताया, बेस्टाइल डेस्पोटिक पावर थी राजा की, और इन्होंने जाके हमला कर दिया। 7,000 लोगों की आर्मी बनाई थी
सब मिडिल क्लास वाले थे, और जाके वहां पर जितना भी बिल्डिंगे थी, सरकारी बिल्डिंगे थी, सब तबाह कर दिया। किसके चक्कर में? अफवाह के चक्कर में। और ये रियल में अफवाह थी। हाँ, एनसीईआरटी इसको अफवाह कहती है। आगे बढ़ोगे तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण आ जाएंगे ढेर सारे। सबसे पहला कारण आपको देखने मिलेगा सोशल कॉज, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या था? देखो एक बात समझो जो रियल की बात है। रियल की बात यह है कि हाँ, रियल की बात यह है कि ये जो फ्रांस है ना, वो फ्रांस और ब्रिटेन में दुश्मनी चलती थी पहले के समय। अभी तो दोनों दोस्त हैं, बहुत डेवलप्ड कंट्री, आपस में दंगा फसाद नहीं करते। जब दोनों डेवलप्ड होंगे ना तो मार हो जाएगी और दोनों चुटा जाएंगे। एक छोटा कमजोर हो और एक थोड़ा ताकतवर हो तो लड़ने से कोई मतलब नहीं, छोटा वाला मारे खाएगा। और जब दोनों पावरफुल हो तो मार हो जाएगी। तो फ्रांस और यूके ये दोनों में पहले लड़ाई चलती थी, और एक लड़ाई में फ्रांस हार गया। क्यों? क्योंकि यूके ज्यादा पावरफुल था। अब ये है यूएसए। और जिन जिन कंट्रीज में क्रिकेट खेला जाता है वहां पर अंग्रेजों का शासन था। मतलब यूके यहां पर भी था, यूके इंडिया में भी था, यूके नेपाल में क्रिकेट खेला जाता है। यूके ऑस्ट्रेलिया में भी था, न्यूजीलैंड में था। जहां जहां क्रिकेट पसंद किया जाता है या देखा जाता है या सुना जाता है, वहां अंग्रेजों का शासन था। अब हुआ क्या? फ्रांस हार गया। अब फ्रांस चाहता है कि मैं अंग्रेजों से बदला ले लूं, लेकिन आपकी औकात नहीं है कि आप इनसे लड़ पाओ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में हाई थे, बहुत पैसा था, बहुत पढ़े लिखे लोग थे। तो और यूके का कब्जा था अमेरिका में, है ना, इन दोनों में कब्जा था। अब हुआ क्या? फ्रांस यूके से हार गया। जब फ्रांस यूके से हार गया तो यूके और यूएसए में भी पंगा चलता था। यूएसए वाले कहते थे यूके से कि आजाद कर दो हमें भैया, हमें आप आजाद कर दो तो हम आजाद हो जाएं, हमें आप आजाद कर दो तो हम आजाद हो जाएं। लेकिन हुआ क्या? 1776 में फ्रांस ने यूएसए का साथ दे दिया। क्यों साथ दिया? क्योंकि ये चाणक्य नीति फॉलो करते हैं, और चाणक्य का कहना है हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा कौन होता है? दोस्त। देखो, फ्रांस का दुश्मन कौन है? इंग्लैंड। और इंग्लैंड का दुश्मन कौन है? अमेरिका। हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। तो फ्रांस और यूएसए क्या हो गया? आपस में दोस्ती कर लिए। जब दोस्ती कर लिए तो फ्रांस के राजा ने यूएसए के राजा को काफी पैसा दिया, सपोर्ट किया, हथियार दिया। और जब सपोर्ट कर दिया तो यूएसए जीत गया, और यूएसए 1776 में आजाद हो गया। आजाद होने के चक्कर में इनको गिफ्ट में एक मूर्ति दी जाती है। मूर्ति का नाम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी होता है, आपने देखा होगा, ऐसे मसाल लिए रहती एक लड़की, है ना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस की थी। दिया किसको गिफ्ट में? यूएसए को, है ना। किस लिए दिया? कि तुम हमेशा आजाद रहना। ये प्रतीक था दोस्ती का, फ्रांस और यूएसए का। भैया आपका क्या मतलब है यार? जब आपके पास पैसा नहीं है, आपकी जनता विद्रोह पहले से कर रही है, तो आप किसी लड़ाई में काहे पड़ रहे हो? आपको ना यूएसए ने बुलाया कि आके हमारी हेल्प करो। ये फालतू एक गए, पैसा खर्चा किया, हथियार दिया, सब कुछ दिया, और आपकी जनता इधर पगलाई पड़ी है। देख लो, सोशल कॉज क्या है? कि इनके पास पैसा नहीं बचा है खजाने में, और इनको खजाने देश चलाना है। देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा आता है टैक्स से। तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में उस समय समाज बटा हुआ था फ्रांस का। पहला स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। समाज फ्रांस का 3 स्टेट्सों में डिवाइड था। पहले स्टेट में, मतलब पहली कैटेगरी में, कुछ टॉप क्लास के लोग आते थे जो बहुत पैसे वाले थे, जिनका समाज में इफेक्ट था, उनको हम लोग क्लर्जी कहते हैं, और नॉर्मल भाषा में चर्चमैन। जो चर्च से रिलेटेड था, जो चर्च के मैटर्स में इन्वॉल्व होता था, उसको क्लर्जी कहते हैं। और फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे, बहुत तगड़े आते थे भैया, बहुत, ये राजा के बहुत करीबी थे, है ना। सेकंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी, जो पैसे में बहुत ज्यादा है, कुछ रैंक है, जैसे लेफ्टिनेंट है, कर्नल है ना, आर्मी में बहुत बड़ी रैंक है, उसको हम लोग सेकंड स्टेट में फेंकते हैं फ्रांस की रिवॉल्यूशन के हिसाब से। थर्ड स्टेट में भाई छोटके मोटके बिजनेसमैन, आर्टिशंस, क्राफ्टमैन, ये सब आते थे। अच्छा बताओ, वैल्यू किसको मिलेगी समाज में? पहली स्टेट को भैया, चर्च के आदमी है ना। और जो राजा की पोजीशन है, लुई 16 की पोजीशन है, वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के दम पे चल रही है। जैसे अगर आप बात करोगे
अब इंडियन गवर्नमेंट की, तो इंडियन गवर्नमेंट में जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जैसे रतन टाटा हो गए, अंबानी जी हो गए, तो सरकार के बहुत पास रहते हैं, काफी पास रहते हैं, इनको सारा मैटर्स पता चलते रहते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत सहयोग रहता है गवर्नमेंट में, पैसा ऐसा मिलता रहता है ना। वैसे ही लुई 16 जो है ना, लुई 16 का सपोर्ट मिल रहा है कहां से? फर्स्ट स्टेट वालों से, सेकेंड स्टेट वालों से, थर्ड स्टेट तो अपने आप में बकलोल है, छोटे पोजीशन में क्या करेंगे, राजा को सपोर्ट करेंगे, इनके पास खुदे कमाने खाने को पैसा नहीं है, तो ये राजा को क्या पैसा देंगे, और क्या पोजीशन है इनके पास। तो ये जो वैल्यू वाले लोग हैं उनको फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में रखा, और जब घटिया टाइप के लोग थे थर्ड स्टेट में रखा, है ना। इनके पास पैसा है लेकिन ज्यादा नहीं है, इनके पास भैया पोजीशन है, पैसा है, सब कुछ है। तो आपको ये याद रखना है, फर्स्ट स्टेट में कौन है, सेकंड स्टेट में कौन है, थर्ड में कौन है। फिर इसके बाद इन्होंने किया क्या, बहुत बड़ा घोटाला हो गया। घोटाला क्या हो गया कि भैया आपके पास पैसा नहीं है और देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से आया, तो पैसा तीन तो लोग हैं, फर्स्ट स्टेट वाले, सेकंड स्टेट वाले, थर्ड स्टेट वाले। तो इन्होंने दिमाग क्या लगाया, राजा ने कह रहा इससे हमारी सरकार चलती है, इससे हमारे पास थोड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनसे हमारा राजतंत्र चलता है। तो इन्होंने कहा कि हम थर्ड स्टेट वालों पर टैक्स जमक के लगा देते हैं। जमक के समझते हो, ये टैक्स नहीं देंगे, ये टैक्स नहीं देंगे, टैक्स ये देंगे। अब फैसिलिटीज किसको दे रहे हो, इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हो, इज्जत किसको दे रहे हो, सम्मान किसको दे रहे हो, पहले को दूसरे को। टैक्स किससे ले रहे हो, थर्ड स्टेट को। ये तो गलत बात है भाई, इज्जत इनको दो, फैसिलिटीज इनको दो, कहीं जा रहे हैं स्वागत इनका करोगे, है ना, सब कुछ आप इनका करोगे, पैसा इनसे लोगे, ये तो गलत बात है। सब इनका करो और जो जूठा नो इनसे खाओ, और टैक्स हुमच के लो, पैसा आप सबसे ज्यादा इन्हीं से समेट रहे हो, और इज्जत इनको दे रहे हो, फैसिलिटीज इनको दे रहे हो, ये गलत बात है। और देश में क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये गलत बात यहीं से स्टार्ट हो गई। थर्ड स्टेट वाले कह रहे हैं सब कुछ हमसे लो, है ना, सब कुछ ऊपर वालों को दो और पैसा हमसे लो, देश चल रहा है हमसे, और फैसिलिटीज आप दे रहे हो पहले वाले को दूसरे वाले को, ये गलत बात है। विद्रोह होना जायज है। अब यहीं के लोग उठेंगे और सरकार की ऐसी तैसी करके मान जाएंगे। देखो, फर्स्ट टू क्लासेस वर एक्सेप्टेड, छूट भी गई थी टैक्सेस से कि आप टैक्स ना देना। टैक्स किससे लेंगे हम, सिर्फ थर्ड स्टेट वालों से। टैक्स किससे लेंगे, थर्ड वालों से। और फैसिलिटीज किसको मिलेंगी, पहले को और दूसरे को। टैक्स किससे लेंगे, सिर्फ और सिर्फ तीसरे से। तो ये गलत बात है ना। क्यों, राजा कहता था कि भैया ये चर्च के आदमी ना, तो इनको भगवान ने भेजा है राज्य करने के लिए। फैसिलिटीज, गद्दे पे कौन सोएगा, पहले वाले। स्वागत किसका किया जाएगा, सेकेंड वालों का। कूड़ा करकट कौन खाएगा, थर्ड वाले। ये इनका मानना था कि भगवान ने इनको जन्म से ही पैदा किया राज्य करने के लिए। ये गलत बात है, ऐसा जन्म से थोड़ा ना कोई पैदा होता है। जन्म से पाकिस्तान में पैदा हो जाते तो बम से उड़ा दिया जाता, ये गलत बात है ना। अच्छा, दो वर्ड आएंगे टैक्स के बेसिस में, दो टाइप के टैक्स ले जाते हैं। आपके एक क्वेश्चन से कभी कभी पूछे जाएंगे, बोला जाएगा ताइथ क्या होता है। तो ताइथ का देखो, चर्च में अगर आप जुड़े हो, मान लो आप चर्च जाते हो और 100 रुपए कमाते हो, हाँ 100 रुपए कमाते हो, चर्च जाते हो 100 रुपए कमाते हो, तो आप चर्च जाओगे और 100 रुपए कमाओगे महीने में जैसे कमाते हो, तो आपको 10 रुपए टैक्स देना पड़ेगा एज अ टैक्स। इसको ताइथ कहते हैं, ताइथ। और हिंदी में बोलते हैं 10 मांस। 10 मांस, 10 मांस का मतलब होता है आपके हर चीज का 10%। अगर आपके पास 10 बकरी है तो उसका 10% निकालोगे तो एक बकरी आएगा, एक बकरी आपको चर्च को देनी पड़ेगी। अगर आप 10 रोटी खाते हो तो एक रोटी किसको देना पड़ेगा, चर्च को। अगर आपके पास 1 लाख रुपए आया है तो उसका 10% कितना होता है, 1 लाख का 10%, 10,000। 10,000 आपको चर्च को देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं ताइथ, इसे बोलते हैं ताइथ। अगर आपसे बोला जाए ताइथ क्या होता है, तो आप समझ जाना, चर्च वाले एक टैक्स देते हैं चर्च वालों को, चर्च में एक टैक्स देते हैं, उसको ताइथ कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं 10 मांस, मतलब 10वां हिस्सा या 10%, है ना। आप अगर 10 रुपए आपके पास है तो आपको 1 रुपया किसको देना है जाके, चर्च में। ये बात आपको याद रखनी है, यही बात यहाँ पे लिखी है ना। ताइथ क्या लिखा है मैंने, ताइथ लिखी है, ये लिखा है ताइथ, टैक्स कलेक्टेड बाय चर्च फ्रॉम पीजेंट। 10वां हिस्सा। आज भी लोग अगर चर्च जाते हैं तो 10वां देना आपको बोला गया है, कंपल्सरी है, आपको 10% देना ही पड़ेगा। अगर 100 रुपए आप कमाते हो तो 10 रुपया देना ही देना है, वो चर्च का है, आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, तेल क्या होता है, तो देखो तेल और ताइथ तो क्वेश्चन में बन जाएगा। तो ओनली द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट। ये देखो, यही वाला जो टैक्स है जो थर्ड स्टेट को देना था। पहले स्टेट वाले टैक्स नहीं देते थे, दूसरे वाले नहीं देते थे, तीसरे वाले टैक्स देते थे। कौन सा टैक्स देते थे, तेल नाम का टैक्स।
ये वाले थर्ड स्टेट वाले को देना होता था, और टाइप किसको देना होता था? किसानों को, जो चर्च में पे करते हैं 10%। दो टाइप के टैक्स आए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, एक टाइप है और एक तेल है। तेल में थर्ड स्टेट वालों को देना होगा टैक्स, और टाइप में चर्च को आपको देना पड़ेगा 10%। बड़ा अच्छा चीज है कि खराब चीज है? खराब है सबसे। अच्छा ठीक है, टैक्स हम भी देंगे, टैक्स वो भी देगा, तो सही है। टैक्स सिर्फ हम दें और वो मौज करे, ये गलत बात है ना? टैक्स सबसे लो तो ठीक है। अभी इंडियन गवर्नमेंट सबसे टैक्स ले, अब 5 रुपए का कुरकुरा खाते तो 4 रुपए का आपका 4 रुपए में कुरकुरे का आइटम रहता है, 1 रुपया टैक्स देना पड़ता है। ये अगर 10 रुपए का खरीदा मैंने तो 9 रुपए है, तो ये कीमत है इसकी, 1 रुपया टैक्स दिया है। तो हम भी भैया खरीदेंगे तो टैक्स देंगे, तुम भी खरीदोगे टैक्स दोगे, खुश है हम भी, तुम भी खुश रहो, है ना? तो आप सबसे टैक्स लो तो अच्छी बात है। आप बोलो कि हम ही से टैक्स लेंगे, बाहर वाले से नहीं लेंगे, तो भैया विद्रोह होगा, फिर हम भी करिए आएंगे, तुम भी करिए आओगे, सिंपल सी बात है। अच्छा बात समझना आगे। देखो फर्स्ट स्टेट में कौन आ रहा है? तो फर्स्ट स्टेट में आ रहा है क्लर्जी। क्लर्जी आ रहा है, और क्लर्जी कितना है? सिर्फ लिखा है क्लर्जी 10% है, 10%। और 100 लोग अगर फ्रांस में रहते हैं तो 10 लोग कौन है? क्लर्जी। 10 लोग कौन है? क्लर्जी। और 90 लोग कौन है? थर्ड स्टेट वालों। बताओ कितना खराब बात है, कितना खराब बात है? कि बिल्कुल खराब बात है। अगर 100 लोग यहाँ पर हैं फ्रांस में, तो 10 लोग उसमें से हैं क्लर्जी और नोबल्स, और 90 लोग हैं थर्ड स्टेट वाले। बताओ टैक्स कौन देगा? ये मौज कौन करेगा? ये। और इसके बावजूद आप सुनो आगे, 10% क्लर्जी है और इनके पास 60% जमीन है, 60%। और इनके पास कितना पैसा होगा? सिर्फ 40%। समझ लो इंडिया में जैसा हाल है, इंडिया में 5% लोगों के पास 90% पैसा है। अंबानी अगर कुछ नहीं करेगा तो 300-400 साल बैठ के खा सकते हैं। सिर्फ 5% लोगों के पास। इंडिया में 144 करोड़ लोग रहते हैं, 144 करोड़ में 5% लोग के पास 90% पैसा, इंडिया का 90% पैसा, सोचो। और जो 95% लोग हैं उनके पास कितना पैसा होगा? 10% पैसा। इसीलिए तो गरीबी है, समझे ये बात को? वैसे सेम चीज ये चल रही है यहाँ पर भी। क्लर्जी और नोबल्स कितने हैं? 10%। 100 में से मान लो 10 लोग हैं, थर्ड स्टेट वाले 90 लोग हैं, उसमें से 10% लोगों के पास 60% जमीन है, और 90% लोगों के पास 40% जमीन है। ये तो बिल्कुल गलत बात है, बहुत अन्याय हो रहा है भाई, बहुत गरिया जाएगा इनको, बहुत सह रहे हैं लोग, है ना? अब देखते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस का मतलब होता है जीविका चलाने के लिए जो जरूरतें होती हैं, है ना, उसमें भी समस्या आ जाए। सबसिस्टेंस मतलब होता है पेट पालने के लिए जो चीजें चाहिए, लेकिन उसमें भी क्राइसिस मतलब कमियां। सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब होता है जीविका पालन करने में जो कमियां आती है, उसमें भी दिक्कतें, है ना? जीविका बिना पालन करना मतलब पेट भी ना भर पाओ, वही वाली दिक्कतें हैं यहाँ पे। सबसिस्टेंस मतलब होता है जीविका पार्जन, सिंपल जीविका पार्जन समझते हैं ना? बस इतना है कि आप सुबह उठो, खाना खाओ, काम करो और फिर सो जाओ, और जितना कमाओ उतना खाना खा लो। हैंड टू माउथ बोलते हैं इसे, है ना? जितना आप कमा रहे हो उतना खा रहे हो, जितना कमा रहे हो उतना खा रहे हो, है ना? कमाना खाना रह गया ना। आप सेव कर पा रहे हो, ना अपने फैमिली के लिए बचा पा रहे हो, ना अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हो ठीक से, इतना ये सब नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ कमाना और खाना, कमाना खाना, बस इसी को बोलते हैं सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस मतलब होता है जीविका, जिंदा रहने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहे। तो हुआ क्या, फ्रांस की पॉपुलेशन अचानक से बढ़ गई 1789 में। 1789 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन से हो गई 28 मिलियन। बताओ 5 मिलियन एक्स्ट्रा बढ़ गया। पहले 23 मिलियन थी, अब 5 मिलियन और बढ़ गई, 28 मिलियन हो गई। 1715 में पॉपुलेशन थी 23 मिलियन, और 1789 में पॉपुलेशन हो गई कब? 28 मिलियन। बताओ अच्छा फ्रांस का रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789। 1715 में देखा तो कितनी जनसंख्या थी? 23 मिलियन। 1789 में देखा तो कितनी हो गई है? 28 मिलियन। कितनी मिलियन बढ़ गई? 5 मिलियन। और टैक्स से लिया जा रहा है थर्ड स्टेट से। और दिक्कतें कहां पे आ रही हैं कि हम रोटी भी नहीं कमा पा रहे खाने के लिए। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग खाने के लिए ज्यादा मांगेंगे। सिंपल सी बात है, घर में 5 लोग हैं तो आप आसानी से कमा पाओगे, घर में 15 लोग हो गए तो फिर उतना खाना नहीं आ पाएगा, तो फिर और कमाओ और पैसा खर्चा करो। तो जब ज्यादा लोग बढ़ जाते हैं तो फिर उतना खाने की नीड बढ़ जाती है,
जब ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे तो खाने की नीड बढ़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक और आ रही है कि यहाँ पर क्रॉप फेलियर भी हो गया, मतलब फसलें भी नहीं उग रही हैं, जनसंख्या भी बढ़ गई और फसलें भी नहीं उग रही हैं, क्रॉप फेलियर भी हो गया। आगे देखना, दिस इंक्रीज द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स, लोग बढ़े तो फिर अनाज की भी खपत ज्यादा चाहिए, अनाज ज्यादा चाहिए भाई। पहले आपके घर में 1 किलो आटा सनता था तो लोग खा लेते थे, अभी अब जब 15-16 लोग हुए हैं तो आटा और सनेगा, फिर ज्यादा लोग खाएंगे, है ना। तो फूड ग्रेन की नीड ज्यादा बढ़ने लगी, फूड ग्रेन की नीड ज्यादा बढ़ने लगी, और प्रोडक्शन इतना हो नहीं पा रहा था क्योंकि फसलें उगी नहीं रही थी। यहाँ पर लगभग अकाल जैसा पीरियड आ गया था, खाने की नीड ज्यादा है, खाना हो ही नहीं पा रहा है, तो लोग भूखे मरेंगे क्या? नहीं, आज तक कभी भी कोई आदमी भूखा नहीं मरा है, भूखा नहीं मरेगा। सिंपल सी बात है, अगर आदमी के पास 2 हाथ और 2 पैर और मुंह है तो वो चोरी करना स्टार्ट कर देगा, या लूटपाट करेगा, या आंदोलन करेगा, या किसी को मार डालेगा, लेकिन भूखा नहीं मरेगा। उसके पास ऑप्शन ढेर सारे होते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सिंपल आप सोचोगे यार कहीं से चोरी कर ले तो पेट तो भर जाएगा ना, या जुआ खेलने लगोगे। तो यहाँ पर भी सेम चीज हो गई, जनसंख्या बढ़ती गई, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती गई। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, खाने की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, और खाना इतना मिल नहीं पा रहा है। जब खाना नहीं मिल पाएगा तो पता है प्राइसेस बढ़ जाएंगे। पता है, एक बोरा बोरा ये लोग पैसा ले जाते थे ब्रेड खरीदने के लिए, ब्रेड बोले तो रोटी या चपाती खरीदने के लिए, एक बोरा कोई लेके जाएगा, चपाती मिलेगी तो भैया उससे कैसे पेट भरेगा। इतना ज्यादा दिक्कतें आने लगी कि प्राइसेस इतना हाई चला गया, फूड मिल नहीं पा रहा है। सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि सारी दुकानें बंद हो जाए और सिर्फ एक ही दुकान खुली हो और आप बोलो भैया कि 2 किलो आटा दे दो, तो बताओ जो पहले 2 किलो आटा आपको 20 रुपए में दे रहा था वो 2 किलो आटा देगा 20 रुपए में? कहेगा 100 रुपए का है, लेना लो नहीं तो भाड़ में जाओ। सिंपल सी बात यही बोलेगा, क्योंकि उसके पास तुम्हारे पास मजबूरी है, वो अकेला दुकानदार बैठा है। अगर 75 दुकान लगातार खोल दो तो कहेगा भैया 20 रुपए किलो आटा, 18 रुपए में लगाओ नहीं तो दूसरे दुकान में जा रहे हैं, तुरंत बोलेगा, कहेगा चलो अच्छा ले लो 18 रुपए में। लेकिन अगर एक ही दुकान हो और आप वहां से आटा खरीदो तो आपसे बोलेगा ना 100 रुपए में लेना लो आटा, नहीं भाड़ में जाओ। और आपकी लगी भूख, कहोगे भैया हम पैसा लेके आ रहे हैं, जुगाड़ करके लेके आएंगे, कहीं ना कहीं से लेके आएंगे। अब वो कहीं से चोरी चमारी करके पैसा लेके आए और आप खरीद लोगे, सिंपल बात है ना। लेकिन ऐसा सब लोग करेंगे तो फिर दंगा फसाद तो होना जायज है ना। कंडीशन समझ रहे हो ना, खाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। तो लिखा है, ये बात समझ गए ना, ये पॉइंट। दिस इंक्रीज द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन, प्रोडक्शन कम हो गया था और फूड ज्यादा चाहिए था और फूड हो ही नहीं रहा था सप्लाई। जब फूड सप्लाई नहीं होगा तो लोगों का जितना बचा कुछ खाना है उसको हाई रेट में बेचेंगे, हाई रेट में बेचेंगे तो पैसा और चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो लोग और चोरी चमारी करेंगे, फिर लेके आएंगे बोरा भर पैसा, ले ब्रेड ले जा रहे हैं और टुकड़े टुकड़ा खाएंगे, लो आज के लिए इतना खा लिया बाकी कल खा लेंगे, ऐसा चलेगा। ये फ्रांस का कंडीशन है। कब की कंडीशन है? 1789 की बात चल रही है। मोस्ट वर्कर्स वर्क एज अ लेबर इन द वर्कशॉप एंड दे डिड नॉट सी इंक्रीज इन देयर वेजेस। देखो जितने भी लेबर कैटेगरी के लोग थे उन्होंने कहा कि हमको मार्केट में खाना काफी महंगा पड़ रहा है, हमारी सैलरी बढ़ाओ। दुकानदार कह रहा है सैलरी ना बढ़ेगी तो ना बढ़ेगी, ऐसे रहो, काम छोड़ दो या फिर चले जाओ ऐसे ही। सिचुएशन बिकेम वर्स्ट एंड व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। जो कंडीशन थी बद से बदतर हो गई। बद से बदतर क्या है? पहले लोग आसानी से खा कमा रहे थे, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, प्रोडक्शन घटा, प्राइसेस बढ़ गई खाने की। जब प्राइसेस बढ़ जाएंगी खाने की तो फिर लोग चोरी चमारी करेंगे और समस्या और बद से बदतर हो गई जब सूखा पड़ गया और ओले वगैरह गिरने लगे। वो ये पता कब होता है? जब अकाल पड़ता है। अभी हमारे एरिया में सिर्फ 3-4 साल बारिश ना हो, एक भी दाना नहीं उगेगा, लेकिन लोगों का जितना रखा रहेगा, जो गोदाम में रखा है तो उसका तो यूज करेंगे, लेकिन 2-3-4 साल खाना ना हो ना, सब के सब आ जाएंगे लाइन में, मरने लगेंगे लोग। और फूड इतना ज्यादा हाई प्राइस में चला जाएगा, क्या पता कि 1000 रुपए का 1 किलो आटा बिके, 1000 रुपए। क्यों? क्योंकि बस किसी के पास दाना ही नहीं है। एक दिन अगर मान लो इस साल अगर फसल बर्बाद हो जाए, इस साल गेहूं का रेट अपने आप चला जाएगा 60-70 रुपए में, अभी शायद है 25 रुपए में, अभी 25 रुपए में, सिर्फ एक साल ना हो। और इधर फसलें सूखी पड़ गई, सूखा पड़ गया, ओले गिर गए, फसलें बर्बाद। इतना ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ज्योग्राफी के टर्म्स है ये सब, है ना। पॉलिटिकल कॉज देखो, पॉलिटिकल कॉज मैंने बताया था क्या, लुई 16 ने जबरदस्ती किसकी हेल्प कर दी थी? किसकी हेल्प की थी? यूएसए के राजा की, है ना। यूएसए की हेल्प कर दी थी, उसको आजाद करा दिया था।
तो पॉलिटिकल कॉज क्या था, लुई 16 जबरदस्ती जब पावर में आया 1774 में, तो देखा कि खजाना पूरा खाली है। खजाना कैसे खाली हुआ, भाई साहब बिन फालतू का दूसरे से पंगा ले रहे हैं लड़ाई में, है ना। यूएसए ने आपको बुलाया नहीं था, फालतू आप चले गए, पूरा पैसा जितना भी अम्युनिशन था वो सब आप खर्चा कर रहे हैं दूसरे के लिए। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर्स हैज ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। फ्रांस युद्ध में शामिल हुआ अमेरिका के साथ ब्रिटेन को हराने के लिए, तो जितना भी पैसा था सब के सब डूब गया इनका, है ना। अब देश अपना डूब रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इनका बदला बाकी है, बदले की एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो ये लड़ाई कर रहे हैं फालतू जगह जाके। तो फ्रांस में जितना भी पैसा था पूरा का पूरा डाउन चला गया, इकोनॉमी डाउन हो गई। अब लुई 16 पगला गया, कहता है कि अब क्या करूं। लुई 16 ने टैक्स बढ़ा दिया, थर्ड स्टेट से झुमक के टैक्स लेने लग गया, थर्ड स्टेट वाले भी पगला गए। Under Louis 16, France helped the 13 American colonies to gain their independence from common enemy। यही बात मैं बता रहा हूं इतनी देर से, है ना। बताओ फ्रांस का दुश्मन कौन है, अमेरिका है कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड। फ्रांस इंग्लैंड से नहीं जीत पाया तो किसका साथ देने लग गया, अमेरिका का। अमेरिका को आजाद करवा दिया, है ना, और अपना पूरा पैसा उसी में खर्चा कर दिया इसने, और जिसके चक्कर में फ्रांस का सरकारी खजाना खाली हो गया। जब फ्रांस का सरकारी खजाना खाली हो गया तो भैया देश कैसे चलेगा, देश चलता है पैसे के दम पे, और पैसा आता है टैक्स से। तो टैक्स किसके ऊपर लगा दिया, टैक्स लगा दिया इन्होंने थर्ड स्टेट वालों पे। फर्स्ट स्टेट से इनकी सरकार थी, सेकंड स्टेट वाले सपोर्ट कर रहे थे, थर्ड स्टेट वालों का रोला नहीं था इनकी सरकार में, तो थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्स लगा दिया। थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्स लगा दिया, थर्ड स्टेट में सबसे ज्यादा लोग थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। कहते हैं लुई 16 ना तू राजा रहेगा और ना तेरी पावर रहेगी। थर्ड स्टेट ने विद्रोह छेड़ दिया, और विद्रोह छेड़ दिया तो फिर भैया फ्रेंच रिवॉल्यूशन लगभग स्टार्ट हो गया यहीं से, ठीक है। और भाई साहब इसके अलावा इनकी जो रानी थी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस, है ना, ऑस्ट्रिया की थी, इनका ससुराल ऑस्ट्रिया था। इन्होंने अपने महल के ऊपर इतना पैसा खर्चा कर दिया, इनको लोगों की भलाई में लगाना था, पुल बनवाने थे, सड़कें बनानी थी, स्कूल बनवाने थे, तो भैया अपना पैलेस के ऊपर देख रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं। पैलेस ऑफ वर्सलीज, इतना पैसा खर्चा किया, यहाँ पैलेस होगा, पैलेस ऑफ वर्सलीज, इतना पैसा खर्चा कर दिया कि देश भाड़ में जाए, लेकिन हमको रानी से मतलब है और अपने पैलेस से मतलब है, और बाकी किसी से मतलब नहीं है। ऐसे करके राजा हुए हैं।